सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज मेरे साथ एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर हैं और हमारे चीफ़ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं सदीक साजिद साहब, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। लेकिन जो ख़ुसूसी तौर पर आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, डॉक्टर राजा अमजद महमूद साहब, इनकी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में तो लोग इन्हें वैसे ही बहुत ज़्यादा जानते हैं। जब ये पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो मैं इनके पास जब भी गया, इन्होंने उस पूरी हॉस्पिटल की उसके हालात ही चेंज कर दिए। और एक वक्त ऐसा आया जब वो नए वार्ड से जब हम लोग वहाँ पे जाते तो ऐसा लगता था जैसे हम न्यूयॉर्क में आ गए हैं। लेकिन आजकल ये एमरजेंसी डिज़ास्टर नेटवर्क को के उसके हेड हैं, उसको लीड कर रहे हैं। और इनको आज बुलाने का जो मकसद है, कोविड के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है। वैक्सीन, लोग सवाल करते हैं कि वैक्सीन कब आएगी, हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, और फिर ये जो दूसरी लहर है ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों साबित हो रही है, इतनी ज़्यादा अमवात क्यों हो रही हैं। और डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि इस वक्त जिन लोगों के हाथ में ये सब कुछ है, जो हेल्थ को मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी के हवाले से इनकी अपनी राय क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वैक्सीन है कोविड के लिए, मुख्तलिफ वैक्सीन्स आ गई हैं मार्केट में, पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन आने का इम्कान है और कब तक आएगी? रियलिस्टिक एस्टीमेट क्या है आपका? देखें, थैंक यू समी साहब, आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया मेरा। सबसे लीडरशिप का है मसला। हमारा लीडर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने अमेरिका और यूके से पहले आपके लिए फंड्स एलोकेट कर दिए। $15 करोड़ उन्होंने एलोकेट कर दिया और वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट या उसको लेने का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन पहली तिमाही में, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 2021 में ये बिल्कुल हमारी वैक्सीन आ जाएगी और लोगों को लगना शुरू हो गई। जो दूसरा सवाल है कि कहाँ से, देखें, हमारा जो थर्ड ट्रायल है वो हमारा चाइना से हो रहा है और चाइना की वैक्सीन की एक डोज़ है। जो दूसरी हमारी कंपनियां, हमें कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहिए, फाइज़र और दूसरी, उनकी 2 डोजेज़ हैं और उनके वो माइनस टेम्परेचर। लेकिन हम जहाँ भी, इंग्लैंड, अमेरिका, इवन चाइना, हम सारों से हम राब्ते में हैं और हमारा उनसे प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया और इंशाल्लाह जैसे फर्स्ट क्लास या आप कहें यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ का लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि हम ये फ्री तमाम लोगों को, ये जो कि जिसकी कीमत डॉलरों में है, हम ये फ्री सबको लगाएंगे। अच्छा, 22 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, तो बच्चों को तो चले नहीं लगेगी, लेकिन जो अडल्ट्स हैं वो तो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, उनको तो ये लगनी है। इतनी बड़ी तादाद है, कब तक आएगी इतनी वैक्सीन? आपने कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगी, तो हज़ारों में आएंगे डोजेज, इसके लाखों में आएंगे, करोड़ों में आएंगे। $15 करोड़, तो अगर मैं इसकी 22 करोड़ की आबादी है तो ये तो बहुत कम अमाउंट नहीं है। देखें, ये इनिशियल अमाउंट उन्होंने की है और उन्होंने ये भी प्रायोरिटाइज़ कर लिया है कि पहले ये हेल्थ वर्कर्स को लगेगा जो हॉस्पिटल्स में और जितने भी फ्रंट लाइन वर्क, फिर ये 60 से अबव जो लोग हैं उनको लगेगा, जो ज़्यादा इसके अफेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह फिर हमारा आगे ना कैटेगराइज कर लेंगे कि स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या जिस तरह भी है। लेकिन हमारी एक टीम बैठी हुई है जो बाकायदा इस चीज़ की प्लानिंग। कौन सी, ये कौन इसको देख कौन रहा है? इसको हमारा EPI प्रोग्राम देख रहे हैं। और EPI ये किस चीज़ का? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। लकीली मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि फैसल सुल्तान साहब इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं, तो हमारी प्लानिंग लेवल पे अब बेहतर तौर पे इस इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट किया जा रहा है। नहीं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के हवाले से तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो वजारत सेहत का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है वो तो, या किसी भी मिनिस्ट्री में जो बैठी होती है, जहाँ पर भी कुछ किसी चीज़ को प्रोक्योर करना हो तो वहाँ पर माल आ जाता है।
तो ये तो इतने जालिम लोग हैं, ये तो छोड़ते ही नहीं है किसी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुझे नहीं पता वो कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो मैं डॉक्टर जफ़र साहब को सुन रहा था, वो भी बाद में जाने के बाद वो बड़ी बातें कर रहे थे, और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़े अरसे से हैं वहाँ पर, उनको कोई हटा ही नहीं सका। सभी सब देखें, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रही है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट चाइनीज़ या जिस भी गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, फिर NCOC इसे देख रहा है, और उसके साथ कोई एक पार्लियामेंटेरियंस की भी कमेटी बन गई है जो कि इस प्रोक्योरमेंट को देखेंगे। तो इसमें मेरा आपको नहीं, माजी में भी तो ऐसे ही होता रहा, जो भी चीज़ हुई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही प्रोक्योरमेंट होती थी चीज़ों की, जो आती थी वजारतें मंगवाती हैं, और पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब NCOC है, उनके साथ पहले कोई और मैनेजमेंट कंपनी या कोई अथॉरिटी होती थी, सारे ये वही लोग हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं खुल के आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है आप हुकूमती तर्जुमान हैं इस वक्त और डिफेंड करेंगे। मुझे ये बताइए, एक साहब है असद हफीज़ साहब, वो वजारत हेल्थ में बड़े अरसे से वो बहुत कुछ करते कराते रहे, अभी भी उनकी जो रूह है वो पूरी उस बिल्डिंग में, उस वजारत में वो गर्दिश करती रहती है, जो कुछ भी हो। मुझे ये बताएं, उनके पास क्या गिद्दड़ सिंगी, क्या ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में असद हफीज़ के बगैर हो ही कुछ नहीं सकता। समी साहब, मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे से सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक पढ़ा लिखा आदमी है जो कि इस पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट को समझता है, जिसने एक HSA यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है। तो वो, और जो ये आपकी जितनी SOPs या जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स हैं वो करवा रहे हैं, मैं उन्हें यहाँ इसलिए डिफेंड करूँगा कि कोरोना में स्पेशली उनकी जो खिदमात हैं वो वन शुड अप्रिशिएट। अच्छा जी, आपने बड़ी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होंगे, मैं ये बात ही नहीं करता। कौन सा है किसी वजारत में ये जो सारे ब्यूरोक्रेट्स 20वें 22वें 21वें ग्रेड में बैठे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं? ये सारे कंपटीशन करके आए हैं भाई, और बहुत ही पढ़े, और इसीलिए ये ऐसी वारदात करते हैं कि उसका निशान भी नहीं छोड़ते। असद हफीज़ साहब की मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये पूछ भी इसलिए रहा हूँ कि ये लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला है, वैक्सीन जो आनी है। और आप बता रहे हैं कि $15 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने ये पहला मौका है कि पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आ ही नहीं रही। तो ये बीच में फिर क्या है, किसका डिले क्या है? वैक्सीन तब आएगी जब बनेगी, और वैक्सीन बन गई है, और अगर जब ये अमेरिका, चाइना और बाकी जगहों पे लगनी शुरू हो जाएगी, उसी हफ्ते में इंशाल्लाह ये हमारा भी काम, हमारे मरीज जो पेशेंट्स हैं उनको भी लगनी शुरू हो जाएगी, और आप ये अपॉइंटमेंट्स और ये इस पे को और प्रोग्राम कर लेंगे। हमें कोरोना पे रहना चाहिए, और इंशाल्लाह इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यहाँ कोई अब ना ये किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, तो हम तो उनके अंडर काम कर रहे हैं ना। आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन देखें जो बंदे वजारतों को चला रहे हैं, जो कोई DG हेल्थ पर बैठे रहे हैं, उस जगह पर बैठे रहे हैं, और अभी भी कहीं पर वो फिजिकली अगर उनकी कोई अपॉइंटमेंट है भी या नहीं है, लेकिन वो अपने क्रोनीज की मदद से, अपने उस असर रसूख की मदद से आज भी वो लोग, अगर इफ़ दे आर द वंस हु आर कॉलिंग शॉट्स, तो मैं कैसे, अगर माजी में ठीक नहीं किया उन्होंने, तो अब क्या, कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है जो मैं ये सोचूं कि जी वो ठीक करेंगे? जो लोग नैब के खुद मतलूब थे, जिनके अपने ऊपर चार्जेस थे, जो पता नहीं क्या क्या सफाइयाँ देते रहे, वो उनके हाथ में अगर आप $15 करोड़ दे देंगे कि लाएं जी आप लोगों के लिए वैक्सीन, तो कहाँ से आएगी? वैसे मैं आपको बताऊं कि वो अब DG हेल्थ नहीं है, DG हेल्थ सफ़ी मलिक साहब हैं। बिल्कुल, मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि इसमें असद हफीज़ साहब इन्वॉल्व हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि ये NCOC और प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इस प्रोक्योरमेंट में कोई गड़बड़ नहीं। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी एक हौसला अफजा बात है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि ये बताइए, ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, ये इतनी ज़्यादा खौफनाक क्यों है? इतने ज़्यादा लोग अब क्यों मुतासर हो रहे हैं, क्यों? और अमवात की शरह भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। इस पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा सर। देखें, जब पहली दफ़ा आई थी ना, तो हमें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स थे। हमारे पास PPEs नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन की कैपेसिटी। अब ये गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ें प्रोवाइड। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम इसको लाइटली ले रहे हैं, हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे, और इस वजह से हम लोग वो एहतियात नहीं कर रहे। देखें, एक चीज़ का आप सफ़र कर चुके हैं, मेरी फैमिली सफ़र कर चुकी है, अब तकरीबन हर जानने वाला आदमी सफ़र कर चुका है। तो हमें सिर्फ इसमें जो ज़रूरी बात है, मैं कल की जुमे की नमाज से शुरू करूँगा कि कल देखें, अगर कोई जाए तो घर से वज़ू करके जाए, जानमाज ले जाए, मास्क पहन ले,
और उस मस्जिद के बाहर सैनिटाइज़र एक बंदा लेके खड़ा हो, हम वहाँ पैसे भी तो देते हैं मस्जिद में, वो सैनिटाइज़र की बोतल दे दे के जो आए उसको उसके हाथ पे स्प्रे करे। और हर मस्जिद, हर ऑफिस, हर कोर्ट में एक फोकल पर्सन हो जो ये इम्प्लीमेंटेशन कराए, कोरोना की प्रिवेंशन की तमाम SOPs इम्प्लीमेंट कराए। मैंने अभी आपके इस बोल्ड TV में भी देखा है, यहाँ माशाल्लाह लोगों ने मास्क पहने हुए थे, विच इज़ गुड। मैं आया हूँ तो उसने मुझे हाथ मेरे सोल्यूशन दिया। तो ये इस किस्म का जब तक माहौल नहीं होगा, उसके अलावा जो SHO है जिस इलाके का, उसको कहीं बाज़ार में जो बंदा नज़र आता है आपको मास्क के बगैर, आप उन पे कोई फ़ाइन करें, उन पे उन्हें कोई ना कोई मतलब किसी तरीके से उन्हें ये कन्विंस करें कि आपने मास्क पहन के जाना है। ये वजह है कि हम उसे लाइटली ले रहे हैं, हम उसे सीरियसली नहीं ले रहे, जिससे हमारी फैमिलीज़ और हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इस किस्म की भी बातें आ रही हैं कि ये जो अभी जो स्ट्रेन है, ये बाज़ औक़ात जो टेस्ट आप करते हैं उसमें इसके पॉजिटिव होने का भी नहीं पता चलता, ये ज़्यादा अरसा जो है बॉडी में रह रहा है। और अभी जो लोग बीमार हो रहे हैं उसमें जो जवान लोग हैं वो भी उसी तरह शामिल हैं जैसे बूढ़े लोग थे। कोई इस किस्म की है बात? जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका भी मेडिकल बैकग्राउंड है। देखें, ये वायरस म्यूटेट करता है और म्यूटेट करके ये अपनी अफेक्ट करने का जो असर करता है वो डिफरेंटली करता है। तो उस वजह से, और जो डिटेक्ट भी करना है, ये 73% लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर 100 होते हैं तो 73% टेस्ट इसे आप पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और कुछ लोगों में आप 2-2 दफ़ा करवा लें पॉजिटिव नहीं होता, उनमें सिम्टम्स हैं, और कुछ में पॉजिटिव आ जाता है उनमें सिम्टम्स नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका एक ही इलाज है, और प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन यही है, बहुत बड़ा कमाल नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को बार बार धोना। ये 3 चीज़ें आप कर लें और जो बग़ैर ज़रूरत के किसी गैदरिंग में ना जाएं, किसी शादी में ना जाएं, और अभी मैं मॉस्क में जाता हूँ, वो फिर दोबारा हमारी साथ सफ़े बननी शुरू हो गई हैं। जो हमने पहले जैसे अमल किया था, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके हर बंदा ये आपको कह रहा है कि प्लीज़ इस प्रिवेंशन के SOPs पे अमल करें। तो यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल जुमे से कम जुमे की नमाज में अगर तमाम जो इमाम हैं वो भी यही इसकी प्रिवेंशन बताएं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, इंशाल्लाह हम लोग इस पे ओवरकम कर लेंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं ज़रा सदीक साजिद साहब को अब गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। आपसे बीच में हम सवाल करते रहेंगे क्योंकि कोरोना से ही रिलेटेड है, बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म, उनके हवाले से ये ख़बरें हैं कि ECL से उनका नाम निकाल के वन टाइम उन्हें इजाज़त दी जा रही है कि क्योंकि उनका भाई और उनकी शायद जो अहलिया हैं, उनके भाई की भाभी यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, वो बीमार हैं कोरोना से अमेरिका में, और उनकी हालत बताई जा रही है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो डेफिनेटली इंसानी हमदर्दी का तकाज़ा भी यही है कि इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है जिसमें मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक कशमकश चल रही है, और प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं कभी किसी को NRO नहीं दूंगा। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगरचे कोई कन्विक्टेड नहीं है, किसी अदालत ने उन्हें अभी सज़ा नहीं दी, चार्जेस हैं उन पर, इल्ज़ामात हैं, उनकी पॉलिटिक्स भी यहीं पे है। तो इसको वैसे तो गुड फेथ में लेना चाहिए, लेकिन बहुत स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो रहा है। तो सदीक साजिद साहब, ये खबर भी आप ही ने ब्रेक की, आप ही के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बताइए ये हो क्या रहा है फिर? ये सिर्फ इंसानी हमदर्दी है या कोई बतौर ख़ास इंसानी हमदर्दी है? जी बिल्कुल समी साहब, ये बतौर ख़ास इंसानी हमदर्दी है। और आपके प्रोग्राम में ही मैं मुतअद्दिद बार ये बात कर चुका हूँ कि इनके अपने लीडर्स के बैकडोर राब्ते हैं मुक़्तदर कुव्वतों के साथ, मुक़्तदर इदारों के साथ, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कोई 2 हफ़्ते पहले जो है इन्होंने खामोशी के साथ एक दरख्वास्त दी थी शाहिद खाकान अब्बासी ने कि पेंसिल्वेनिया में उनकी जो सिस्टर हैं और उनके जो बहनोई हैं वो कोरोना के मरीज़ हैं और उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, तो उनको जो है वो वन टाइम परमिशन जो है वो दी जाए। जिसके ऊपर फिर ये वजारत दाखिला में एक जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में मामला डाल दिया गया, और मेरी जो इतलात है मेरे सोर्सेज के मुताबिक उसने इब्तदाई तौर पर तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया। फिर दोबारा जो हमारे कुछ अहम शख्सियात हैं
वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व हुई, और उन्होंने आपको जैसा कि मैंने कहा कि बतौर ख़ास खुसूसी केस के तौर पर इसको लिया, और फिर अब जो है वो इनको वन टाइम जो है 15 दिन के लिए इजाज़त जो है वो दी जा रही है कि वो जा सकते हैं, और उनका नाम ECL से वो निकाल दिया जाएगा। गो कि जब हमने वज़ारत दाखिला के जो तर्जुमान थे उनसे जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने तो इसकी तस्दीक नहीं की, उन्होंने कहा कि उनके पास तो इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को भी टेलीफोन किया और उनसे भी मैंने पूछा कि इस तरह आपकी दरख्वास्त आपने दी है। उन्होंने तबसरे से गुरेज़ किया, उन्होंने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकर हमारे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये आला सतह के ऊपर इसका फ़ैसला जो है एज ए स्पेशल केस जो है उनको जो है वन टाइम परमिशन जो है वो दी जा रही है। और लेकिन एक चीज़ जो है उसमें आपको समीर साहब बताने की है कि वो किसी जिस बंदे ने इजाज़त लेकर दी है उन्होंने एक जुमला मोतरज़ा भी बीच में एक कहा, उन्होंने कहा कि खाकान अब्बासी साहब आप ये ना कीजिएगा कि अमेरिका जाते हुए आप लंदन रुक जाएं और कोई मुलाकात कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस किस्म की कोई नहीं है, मैं जो टोटली जो है वो अपनी बहन के लिए और अपनी बहनाई की नहीं। तो मियाँ साहब भी बीमार है, अगर वो वहाँ पर रुक जाएं 5-10 घंटे के लिए और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लें, तो जिन्होंने ये इजाज़त दी है उनको तकलीफ़ क्या है इस मामले में? वो तो खैरियत ही मालूम करेंगे ना मियाँ साहब की। अगर जा रहे हैं बाहर, भाई को पूछ रहे हैं तो लीडर को पूछ लेंगे। मुझे तो ये उनके जो इस जुमला मोतरज़ा की समझ नहीं आई। लेकिन एक और मेरा सवाल है आपसे कि ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहबा ने तो ये कहा था कि अब वो जिन हलकों से आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भी मुस्लिम लीग नून का लीडर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो हमारी इजाज़त से मिलेगा। तो फिर हम ये तसव्वुर कर लें कि जो उन्होंने इजाज़त की दरख्वास्त दी वो मियाँ साहब को या मरीम साहबा को कॉन्फिडेंस में लेके दी? मुकम्मल तौर पर ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की, ना मरीम नवाज़ को उन्होंने बताया, ना उन्होंने नवाज शरीफ को बताया। कि आप ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शायद मैं तो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, जो नाहिल था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने पूछा ही नहीं अपने कायद से? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। और दूसरी बात यह है कि ये किसी और ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ और भी बहुत से लोग हैं। कल भी मैंने कुछ लोगों का जिक्र किया था, उसमें याद सादक है, उसमें राना तनवीर है, उसमें ख्वाजा आसफ़ है, उसमें और भी इनके बहुत से लोग हैं जो कि उनके साथ राब्ते में हैं, जिनका मैंने नाम लिया है। मुक़्तदर इदारों के साथ राब्ते में मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, वो अलग बात है। ये मार्गला रोड के ऊपर एक घर है, उस घर में जाकर मुलाकातें होती हैं। फिर एक एफेट में घर है, वहाँ पे मुलाकातें होती हैं। तो ये नहीं है वो इजाज़त लेकर तो नहीं करते। वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मुलाकातों का इनका जो सिलसिला है वो जारी है, मुक़्तदर हलकों के साथ मिलते हैं। अब लाजमी नहीं, अब ज़ाहिर है वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाएंगे, उनकी सेहत है वो मैंने कहा कि वो तशवीशनाक उनकी हालत है, उन्होंने टोटली इसी के ऊपर ही। और जो उनको वज़ारत दाखिला की जानिब से पहले मैंने ये भी आपको बता दूं कि इसको एज ए स्पेशल केस के तौर पर वो ले रहे हैं कि जी आप चाहे। और ये वो ही है कि ये देखें, एक तकसीम है जो हम शीन नून की बातें कर रहे हैं ना, अब हर जगह पे तो नून लीग का या मरीम नवाज़ का बयानिया नहीं चलना। जो आपने वो जुमला मोतज़ा मैंने इस वजह से बोला था, आपने तो मुझे कह दिया कि वो जी तकलीफ़ इनको नहीं है, तकलीफ़ तो नवाज शरीफ को है ना। उनसे नवाज शरीफ साहब उनके ज़्यादा ये तो अगर इनको तकलीफ़ होती तो ये शायद खाकान अब्बासी को इजाज़त ना देते। तकलीफ़ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को है ना जी, तो इसी वजह से उन्होंने जाते जाते बड़ी डंडी मार गया बात करते हुए कि इनको नहीं है तकलीफ, उनको है। बार जो भी मामला है देखिए बात सुनिए समीर साहब, डंडी मारने की बात नहीं है। मुझे ये बात बताइए, अगर ये हमारे जो इदारे हैं, आप अब अगर वो कहते हैं, अगर आप उनसे मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, उन्होंने तो कभी इनकार नहीं किया, वो तो बुला लेते हैं। बात कुछ और हो गई। अभी आप देखें, जो नाम ECL से निकालना है वो तो निकालना है वफाकी काबीना ने, वफाकी काबीना की कमेटी ने। तो ये इदारों का बीच में कहाँ से ताल्लुक वास्ता आ गया? आप इन्फ्लुएंस के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आप उनसे कहते हैं कि जनाब आप ये हमारी मदद कर दें, तो ठीक है, वो विस्पर कर देंगे हुकूमत के कानों में। लेकिन इजाज़त दर हकीकत तो वफाकी हुकूमत ने दी ना। बहुत सी समरीज जो ऐसी होती हैं समीर साहब, आप भोले बादशाह हैं, जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी जो है वो ले ली जाती है काबीना से। और इसी तरह के ये फैसले, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काबीना में आती नहीं है लेकिन सर्कुलेट करके ले ली जाती है या बताकर कर ली जाती है। तो ये भी उसी केस की बुनियाद के ऊपर, अभी मैंने वही कहा ना कि मैं तो इसको काफ़ी आज सारा दिन इसको फॉलो करता रहा। इसी वजह से मैंने शाहिद खाकान अब्बासी से मुतअद्दिद बार मैंने पूरी कोशिश की कि वो इसके ऊपर कुछ बोलें, लेकिन वो तबसरे से गुरेज़ा थे। और ये अब वज़ारत दाखिला के पास जब पहली मरतबा गई थी तो उनकी जो कमेटी थी ना, उसमें उन्होंने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो ज़ाहिर है अब उन्होंने कहा कि उनको एक वन टाइम परमिशन चाहिए। और आपने तो खुद भी कह दिया ना कि उनके ऊपर अभी वो मुजरम साबित तो नहीं हुए।
नाम उनका ACL में है लेकिन उनको सज़ा नहीं हुई, तो उस वजह से फिर वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन अदारों के साथ जिनके साथ मामलात उनके चलते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, तो उनके तो उतने ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। वो तो अगर ये मामला ठीक है, मैं अभी आता हूँ इस इशू पे, क्योंकि जो अब्बासी साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तो बड़े अजीज़ व अकारब और बड़े रिश्तेदार उनके अमेरिका में हैं, पूरी फैमिली है उनकी, जो भाभी और उनके जो यानी उनके जो बहनोई हैं, उनकी हस्बैंड के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स और सब कुछ अवेलेबल है उनका, कोई उनको वहाँ पर कोई शायद इतनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है, और वैसे अगर देखना है तो वो तो स्काइप पे भी देख लेते हैं। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं रवादारी मैं कहता हूँ सही है, लेकिन मैं एक सवाल राना साहब से करना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये इत्तला आ गई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको चलें जी, लोग यानी हुकूमत कह रही है कि मिलाएं अपनी बहन से और बहनोई से, बीमार हैं। दूसरी जानब अभी इमरान इस्माइल साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है कि जो पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट है उसके साथ आप जो फुकदान है एतमाद साजी का, उस पर फोकस करें, एतमाद बहाल करें और हमें मिलकर काम करना है। तो इज़ इट राना साहब, ये कोई चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है, क्या है ये? बड़ा अजीब ही अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं माशाल्लाह, तीमारदारी की इजाज़त है और पैरोल में भी कल 1 दिन का इजाफा हो गया था, अब सिंध हुकूमत से भी एतमाद साजी, तो फिर तरक्की की राह पे तो हम दौड़ने लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे लग रहा है। नहीं समीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं तरक्की नहीं होगी? नहीं, तरक्की होगी, लेकिन ये जो देखें सिंध गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना और बात है, लेकिन ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत को सिंध गवर्नमेंट जो वहाँ वारदात कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं सिंध हुकूमत के हवाले से, वो आंखें खोलने के लिए समीर साहब काफ़ी है। ये जो है जो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं उसका हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत से इमरान खान समीर साहब किसी सूरत भी अगर ये काम करना होता ना तो वो आज से 2 साल पहले अगर आ सकते, अभी भी तो क्या रोना रो रहे हैं। ये कहा ही नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। सिंध हुकूमत जो है ना समीर साहब, सिंध हुकूमत से इमरान खान ने शुरू से कहा है कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रहे, वो तो खुद अपने मकासद के लिए ख़राब करते हैं। मसला ये है जो शायद खाकान अब्बासी साहब की आपने बात की समीर साहब, ऐसी कई मिसालें हैं कि जो मुल्ज़मान होते हैं उनको 1 टाइम परमिशन दी वजारत दाखिला ने। ये शाहिद खाकान अब्बासी की कोई अनोखी मिसाल नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों को 1 टाइम परमिशन। वैसे मैं राना साहब आपको भी दाद देता हूँ और अपने दोस्त सदीक साजिद को भी, और बहुत सारे जो चैनल्स पर हमारे जो एंकर्स हैं या तज्जिया निगार हैं, मैं उनको दाद देता हूँ। खुदा की कसम, ऐसी बीच में से यानी अगर किसी चीज को जस्टिफाई करना है ना, मेरी बात तो सुन लेना, जस्टिफाई करना है ना तो आप निकाल लेंगे। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, इससे पहले भी ये इजाजत दी जा चुकी है। जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी बात कमाल है जी। मैं कहता हूँ, मैं तो खुद शर्मिंदा सा हो गया कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। ये तो बात ये नहीं, आप शर्मिंदा ना हो, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि शायद खाकान अब्बासी देखें, अगर उनकी बहन की और बहनोई की हालत वाकईतन ख़राब है तो समीर साहब जब आप तो वो दादी फौत हुई थी हमजा शहबाज की 3 दिन के बाद उन्होंने रिहा किया, उस वक्त तो आप बड़ा बोल रहे थे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये क्या है। वो दादी की डेड बॉडी के पास तो नहीं जा रहे थे, उन्होंने तो मॉडल टाउन आना था ना। इसका क्या मतलब है? समीर साहब आप तो वही होता है ना। नहीं, बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर ये या तो एक पहले से कभी ऐसा हुआ ना हो, पहली मर्तबा शायद खाकान को ये भाई पहले तो एनआरओ भी हुए हैं, पहले तो माफिया दी गई हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर पहले की मिसाल देनी है तो फिर तो सब कुछ कर ले ना। बात सुने ना समी साहब, अगर 1 टाइम परमिशन उन्हें दी जा रही है 2 हफ्ते के लिए, तो ये बात अपनी जगह पे जो सदीक साजिद साहब भी बात कर रहे थे, बात ये किसने कहा क्या कहा वो नहीं, बात है कि वफाकी का। अच्छा, यहाँ पर एक वक्फा लेना है, एक वक्फा लेना है, वापस बात करते हैं। लेकिन बात सीधी सी है, ये पाकिस्तान आज भी गरीब का और अमीर का और ये जो बड़े लोग हैं चाहे किसी जमात में भी हो, इनके लिए 1 टाइम परमिशन, इनके लिए पिछली प्रेसिडेंट्स, गरीब मर जाए जेल में, हवालात में पानी नहीं है उसके पास, वॉशरूम नहीं है, लेटरिन नहीं है, लेकिन ये जो बड़े आदमी है, किसी की नाक में कुछ छींक आ गई, कुछ हो गया, जाओ जी उनको भेजो, लेके जाओ, इसलिए कि वो तो जी माजी में ऐसा हो चुका था, वो तो 1 टाइम परमिशन है जी। ये 1 टाइम परमिशन इन्हीं बड़े लोगों के लिए है, लेकिन ये जुल्म है पाकिस्तान के साथ। ये जो मैसेज है पाकिस्तान के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है मैसेज। अल्लाह ताला सबको अमान में रखे, सेहत में रखे, फिर सबको छोड़ दे, जाने दें, बीमारियां इलाज जो है वो करवाएं सारे जाके। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने को टीका लगाना है जाके अपने बहनोई को, वो वहां पे डॉक्टर हैं, सब कुछ है, अमेरिका में है। बहरहाल छोटा सा वक्फा, वापस आकर इसी इशू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान की। प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इस पाकिस्तान को सबके लिए कानून एक जैसा बनाऊंगा, लेकिन ये बड़े लोग हैं भाई, कोई उधर से टेलीफोन आ जाएगा, कोई उधर से कॉल आ जाएगी। यही माफिया स्टाइल हो रहा है। मेरी चाची बीमार है, मेरा बाबा बीमार है, मेरी ताई बीमार है, मेरा भाई बीमार है। अल्लाह सबको सेहत दे। ओ भाई, जब आप इक्तदार में हैं तो कोई बीमारी नहीं है, हड़प हड़प खाते हैं। बेटे के अकाउंट में अरबों रुपए थे। जब नैब ने पूछा कि ये इतनी कम उम्र में पैसे कहां से आए, तो फरमाने लगे ही इज ए टैलेंटेड बॉय। तो भाई ये टैलेंटेड बॉयज जो हैं या टैलेंटेड गाइज जो हैं, टैलेंटेड फादर जो हैं, इन्हीं लोगों के लिए सारे कवानीन हैं। ये सब वो मोम के गुड्डे की तरह है जिसको जिधर चाहें उसकी नाक को मड़ोड़ के तो अपना काम निकाल लें। बिल्कुल दें जी इजाजत, बिल्कुल वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने अल्लाह ताला उनको ताकत दे और उनको हिम्मत दे। और ये जो लोग उनसे इस तरह के काम करवाते हैं ना, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई खास आदमी भी हो, ये जो बात कर रहे हैं सदीक साजिद साहब, बस अल्लाह ताला वजीर आजम को ये हिम्मत दे कि वो ना कर दे, हर चीज को बिल्कुल जीरो कर दे कि नहीं इजाजत देनी मैंने। जी राना साहब, मैंने रोका था, आप बात करना चाह रहे थे। देखें समी साहब, इजाज़त वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना नहीं देनी होती है। जो मर्जी कोई कहे, अगर वफाकी काबीना ना चाहे तो शाहिद खाकान अब्बासी को वन टाइम परमिशन नहीं मिल सकती। मसला ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी की आपने सही बात की है, वो मुख्तलिफ केसेस में मुलव्वस हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए, उन्हें उन केसेस का सामना करना चाहिए। बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ तो एक और रियायत भी की हुई है, वो ये है, जो असल बात है कि भाई ये जो मुंशी मनक्का जिसका इंटरव्यू BBC पे चल रहा था, उसमें उसको फ़रार कराने वाले शाहिद खाकान अब्बासी, अभी तक नैब ने या मौजूदा हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ नैब को मतलूब एक मुलज़म को फ़रार कराने के इल्ज़ाम में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया? ये मामला ठीक है जी। मैं एक अच्छा, अब डॉक्टर साहब मैं आपसे ज़रूर ये कोरोना के बारे में एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, ओ भाई कोरोना जिसको हो वो कहते हैं कि उसको क्वारंटाइन कर दें, वो कहते हैं कि इसके घर में कोई इसके पास ना जाए, इसको नजर ना आए, उस घर में ना जाए। ये अमेरिका से वहां जा रहे हैं यार उस घर में घुसने के लिए जहां पे कोरोना का मरीज है। ये क्या, ये कौन से SOPs हैं, मुझे जरा ये बता दें। समी साहब, आज आप बहुत एग्रेसिव हैं। एक देखें, कोरोना आपको भी कोरोना हुआ है। मेरी एक बात सुन लें। कलसूम हॉस्पिटल में रहा 21 दिन, डॉक्टर शाजली मंजूर सिर्फ नजर आता था मुझे, या वो बेचारी नर्सें आती थी ना कोई मेरा, मैं अपने बीवी बच्चों से स्काइप पे बात करता था। तो कर लें शायद खाकान अब्बासी साहब स्काइप पे बात। मेरी एक बात सुने, कोरोना के मरीज को फेंक नहीं दिया जाता। कोरोना के मरीज को भी हमदर्दी की जरूरत है। उसको भी अपने कम अज कम ना उसे ये पता हो, ये सबसे हमारा ना एक अलमिया है कि हम समझते हैं कि बिल्कुल ना ये ठीक है। तो स्काइप पे नजर आ जाएंगे ना, स्काइप सारी पे नजर फैमिली आ जाएगी। मुझे इस पे सियासी चीज़ है, मुझे इस पे तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोरोना के पेशेंट को भी अपने रिलेटिव्स की, अपने बहन भाइयों की, अपनी बीवी बच्चों से बात करने की ज़रूरत होती है। और मैं सारों को ये एडवाइस करूंगा कि जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें फेसबुक पे या वीडियो कॉल पे ज़रूर उनसे बात करें, क्योंकि उनको डिप्रेशन हो जाता है अंदर हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा उन पेशेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपकी जो राय है वो समी साहब, आप बात कोई बात नहीं है, इंसानी हमदर्दी है। और मैं इंसान, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं कह रहा हूँ कि वो खुद ना बीमार हो जाए। कई बार अभी गए हैं इजाजत के, मैं पूछने जाना है, वहां पर पता चले कि खुद बीमार हो गए, इधर केस लगे हुए हैं और वो वहीं पे रह जाए कि मैं आप बीमार हो गया। फिर समी साहब चाहते हैं कहीं इसहाक डार या नवाज शरीफ या हसन हुसैन नवाज ना बन जाए, दोबारा वापस ही ना आए। समी साहब को खदशा नहीं। मैं कहता हूँ कि ये क्या बात है कि हर बड़ा आदमी जी उसकी फलां आदमी बीमार है उसके लिए इस कानून में तब्दीली आ गई, ये गुंजाइशें निकालते हैं बड़े आदमियों के लिए। अब मैं आपको ना जी देखें डॉक्टर साहब, ये जब इक्तदार में नहीं होते ना, ये लाठी पकड़ लेते हैं टेक टेक के, बीमार हो गए हैं, पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की हालत बना के आ जाते हैं। अपने बच्चों की जब शादियां होती हैं, घरों में बैठे होते हैं, जमानत हो चुकी होती है, फिर देखें इनके चाल ढाल, इनके अंदाज। ये मैं भी आपको लूप एक दिखाना चाहता हूँ। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी, और पता नहीं सियासत का बादशाह और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का पता नहीं अरस्तू क्या क्या नाम है उनके। जब वो अदालत में आते हैं तो देखें कैसे जनाब वो अपना वो उसको लाठी टेक के आते हैं और बीमार हैं और कहते हैं जी आप हमें एग्जाम्प्ट कर दें, और बच्ची की शादी मंगनी है तो उस पर देखें किस तरह से घूमते फिरते हैं। यानी मैं आप अब ज़रा ये आपने लूप दिखाया ना, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि उधर तो उठ नहीं रहा है, कुर्सी पे बैठे हुए व्हील चेयर पे, और इधर तस्वीर में नज़र आ रहे हैं कि बेटी के साथ चल रहे हैं। एक उन्होंने गाना भी रिलीज़ किया है, ज़रा मैं चाहता हूँ कि वो गाना अगर है आपके पास, आप वो चला दें, जिसमें वो मास्क भी उतार लेते हैं
और क्या खूबसूरत अंदाज में वो चलते हैं। तो वो जो गाना है ना, आप वो आप देखें गाना, और ये जनाब ये गाना था। तो ये आपने देखा, जब ये वैसे तो ये बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन अगर अदालत के सामने पेश होना हो, मुकदमा कोई हो, तो उसमें तो बड़ी ये इनकी बीमारी है। तो सदीक साजिद साहब, खुशी आपसे देखी नहीं जाती समी साहब, यकीन मानिए। मैं तो पाकिस्तान के अवाम की खुशी की बात कर रहा हूँ, आप उन मकारों की खुशी की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस कौम को लूटा है। हाँ, उनकी खुशी मुझसे वाकई नहीं देखी जाती। मैं तो उनके ये नहीं कर रहा, ज़ाहिर है बेटी की उसकी मंगनी है, तो वो क्या करे, वो जरा बीमार भी होगा तो उसमें तो खुशी से ही आएगा ना। तो अदालत में भी जब आप जाते हैं अपना नाम क्लियर करने के लिए जाते हैं ना, तो वो तो ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो बेचारे ऑलरेडी माल भी बनाया हुआ है, आप डट के जाके कहें कि जनाब आप एग्जाम्पशंस लेते हैं बीमारी के नाम पे। सर जी, इमरान खान तो ऑलरेडी कह रहा है मैं इनको NRO नहीं दूंगा, ये मुजरम है, इनसे इबरत हासिल की जाए। तो अगर थोड़ी बहुत इनको खुशी मिल रही है, आप मिलने दें जनाब, क्यों अब ख्वाब का एक जरा बंदा बाहर जा रहा है अपनी बहन और बहनोई से मिलने के लिए, एक बेटी की शादी के मंगनी के ऊपर। तो ये बाकी जो जेलों में ये सारे मतरेन है, नहीं, ये कोई इंडिया दे नेपाल दे बशिंदे नहीं ना, भेजो अपने रिश्तेदारों मिल के आने। मेरी बात सुने जी, सुनाइए जी आप। ये देखें, ये सारे जितने भी ये माल लूटने वाले हैं ना कौम का, इनमें से अक्सर जो है वो जब भी गिरफ्तार होते हैं तो फिर इन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है। जो ही ये अल्लाह तुहाड़ा भला करे, यही मैं कह रहे हैं, बीमारी उदों आंदी जो गिरफ्तारी होंदी, जो ही ये रिहा होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। अभी एक बंदा शहबाज शरीफ साहब से मिल के आया, वो बड़ी दिलचस्प बात है जो शहबाज शरीफ वहाँ बैठे लोगों से कर रहे थे। उनका ये जेल में मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं आजकल। लोगों ने पूछा जी क्या तंग कर रहे हैं? उनका कभी रात को ना मेरा हीटर बंद कर देते हैं और फिर खिड़की खोल देते हैं। तो मैंने इसकी कंप्लेंट भी की है कि भाई ये मुझे तंग कर रहे हैं, मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे सर्दी लगती है, कमर का दर्द है। वो तो सारी रात हीटर चलता रहे तो डिहाइड्रेशन, डॉक्टर साहब वो तो सारी रात तो हीटर चलना ही नहीं चाहिए। वैसे समी साहब ये पॉलिटिकल चीजें प्लीज मुझे इनमें से आप बात रखें, आपकी मेहरबानी है। मैं बात आपको वो बता रहा हूँ जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने मिलने वालों को बताई। नहीं, बात ठीक है, चलें। अब इसमें से ना शहबाज साहब को और शायद खाकाना बासी साहब को हम निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ठंड लग रही, सपोज करें, तो मैं रात को पूरी रात हीटर जला के सोऊंगा? आप डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगी, गला खुश्क हो जाएगा। लोग कहते हैं कि आप कमरा जरूर गर्म कर लें, लेकिन सारी रात तो हीटर ना जलाएं, चाहे वो बिजली वाला हो या गैस वाला हो। रूम टेम्परेचर ठीक रहना चाहिए। हाँ। और वक्फे से आपको चला लेना चाहिए, जो भी तरीका हो, लेकिन रूम टेम्परेचर ठीक रहना चाहिए और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं रात को खिड़की थोड़ी सी खोल लूँ फ्रेश ऑक्सीजन के लिए, तो वो भी कोई बुरी बात है? आजकल कौन रात को खिड़की खोल के नैब वाले इस तरह ना करें आप, ये प्लीज आप नहीं वो कोट लखपत जेल की बात कर रहे हैं, नैब की बात नहीं कर रहे। वो उसमें मुशक्ति वहाँ पे दिया होगा ना, फिर तो वो मुशक्ति खोलता होगा ना खिड़की, ये आप तो नहीं ना खोलता कोई उठ के। नहीं, वो तो रजाई में घुसे होंगे। शनील की रेड कलर की रजाई मंगवाई है उन्होंने घर से, बेड भी अपना सारा, खाना भी घर से आता है, प्रॉब्लम तो है कोई नहीं। जाके जरा देखे ना जेलों में हालत क्या है। इधर तो बी क्लास मिल जाती है कि जी हम वजीर थे, चूहे मार खाना उनको आप खिलाते रहे यार, कितने अफसोस की बात। राना साहब आप बात मानते हैं कि जो चूहे वो जाती उमरा से फिर आता होगा, वो कोई वहां पे उनके साथ ज्यादती कर जुल्म कर रहा होगा कि जो ये बाहर देखें, उन्होंने एक दिन भी खाना बाहर से नहीं खाया, घर से आया हुआ, और वो भी बंद खाना आता था कि खोले कोई ना, इतनी तो उन्हें रियायतें दी गई थी। और जो अभी बात शहबाज शरीफ साहब की हम कर रहे हैं, सदीक साजिद साहब, जी जी बिल्कुल, हजारों कैदी हैं जेलों में, क्या सबको हीटर की सहूलत फराम की गई है? बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन देखिए ना, फिर आप ये फिर पाकिस्तान जब कहते हैं कि तो समी साहब ये जेल मैनुअल मैंने तो आपने तो नहीं बनाया हुआ ना, इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ ना। इमरान खान ने जो कहा ना उसको तब्दील कर दे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये खत्म करें सारी रियायतें। क्या आप खत्म कर सके? समी साहब सच भी बोलना चाहिए ना हमें। किसने रोका? उन्होंने, और अगर वो नहीं देने देता, वो जाके उनके साथ उनके जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जो उनके अपने लगाए हुए लोग होते हैं, जब वो सारी चीजें उनको सहूलियात सब दे देते हैं ना। ये तो कानून बदल लेना। फिर आप तो बात नहीं करने दे रहे। वजीर आजम इमरान आप तो बात ही नहीं करने दे रहे सर। वजीर आजम कोशिश करते हैं ना, तो फिर बीच में जैसे अभी आप राना साहब भी और आप भी खुशी नहीं देखी जा रही, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जाने दें जी, बीमारी है जी, आप क्या कर रहे हैं जी, तो यही चीजें आ जाती है ना बीच में। खबर देना वो मेरा काम है, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन ये तो लोगों का काम है जो इजाजत देते हैं मेरे कहने पे या आपके कहने पे तो नहीं। सदीक साजिद साहब मेरी बात सुने, आप मुझे ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं जिन्होंने कौमी खजाना लूटा, उनमें से किसी एक का नाम बताएं जो जब गिरफ्तार हुआ हो तो जेल में बीमार ना हो। अच्छा जी, एक सेकंड, यहाँ पर ब्रेक लेनी है। आप ब्रेक पर जब वापस, तो सदीक साजिद साहब
अगर किसी बड़े कच्छू कुमे का ना तो पता है तो आप वो बता दें जिसने ये किया हो, जो राना साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान में जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और सहाफ़ियों को निकालते थे और पता नहीं क्या कुछ सुनाते थे, वो भी मैं आपको एक बात आपको वो सुनवाऊँगा, उसका वो साउंड बाइट आपको दिखाऊँगा। और फिर असद उमर ने भी इसी BBC के नुमाइंदे से गुफ्तगू की, उन्होंने कैसे की वो क्लिप भी आपको दिखाऊँगा, आपकी नज़र करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कोरोना की। डॉक्टर अमजद हमारे साथ हैं, इन्होंने वैक्सीन के हवाले से गुफ्तगू की है, बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान तैयार है इमरान खान साहब की लीडरशिप में, और कोशिश पूरी की जाएगी कि जितनी जल्दी वैक्सीन है वो आ जाए। लेकिन जो बार बार डॉक्टर अमजद साहब ने बात की यहाँ पर वो यही है कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आती, ये जो दूसरी लहर ख़तरनाक है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें, इख्तियार करें। और उसमें से जो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे 99% कोरोना जो है वो कंटेन होता है, रुकता है, वो है मास्क। आप जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, घर से वज़ू करके जाएं, डॉक्टर साहब ने कहा अपनी जाए नमाज साथ ले जाएं और मास्क पहन के जाएं, थोड़ा वक्फे से खड़े हों। जहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मत जाएं। ये हिफाजती तदाबीर हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत अहम है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ये कोरोना हम पर हमला आवर हुआ है, आप यकीन करें बड़े प्यारे प्यारे, सारे वैसे तो प्यारे लोग हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, हमारे दोस्त हैं, जो जिन्हें हम नहीं भी जानते वो भी उतने ही प्यारे हैं। लेकिन कुछ ऐसी अमवात हुई हैं जो कलेजा मुंह को आता है। यंग लोग हंसते भंसते घराने जो है ना वो बिल्कुल उजड़ गए। और थोड़ी सी बदएहतियाती, इसको आप इसको एहतियात करें, इस ख़तरे को समझें। और जो मास्क नहीं पहनता, जो सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करता, वो ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी डॉक्टर साहब कुछ आप समीर साहब मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को घर में बुखार है, ज़ुकाम है या खांसी है, प्लीज़ उसको आइसोलेट करें। उसको आइसोलेट करके बाकियों को बचाएं, उस पूरे घर को। अगर बच्चे को उसको स्कूल मत भेजें, अगर किसी वो ऑफिस का वर्कर है वो ऑफिस ना जाए। और अगर किसी में ये पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि उसने खुद भी आइसोलेट होना है। जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं घर में या बाहर में, सब ने कोरोना टेस्ट कराना है और सब ने अपने आप को 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करना है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत सीवियर सिम्टम्स हों, वो अस्पताल जाए, लेकिन अपने आप को आइसोलेट करें और अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, बच्चे हैं, नौकर हैं, ड्राइवर है, उन सारों को क्वारंटाइन करवाएं और उन सारों के टेस्ट करवाएं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान NIH में फ्री टेस्ट कर रही है। 1 आए, 10 आए, 50 आए, तमाम टेस्ट फ्री हैं, PCR फ्री हो रहा है। प्लीज़ ये मेरा मैसेज है कि अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज पे पूरा अमल करें। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सियासत, क्योंकि 5-6 मिनट ही रह गए। ज़रा डार साहब जो बिल्कुल एक भीगी बिल्ली बने हुए थे BBC के सामने, समझ नहीं आ रही थी, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, कहने लगे पता नहीं कहाँ पे फंस गए। इधर पाकिस्तान में क्या कमाल होता था, क्या उनका दबंग अंदाज था और क्या फिरौनियत थी। ज़रा सुनवाए ना जी, वो यहाँ पर FBR में जब वो बेताज बादशाह बन के बैठते थे तो फिर किस तरह से वो हैंडल करते थे सहाफ़ियों को, देखिए ज़रा। यानी आप ये देखें, बाहर निकालो इसे, बदतमीज़, कौन है ये, ऐसे नहीं होगा। ये हैं इसहाक डार साहब। और वहाँ पे आप यकीन करें आवाज़ नहीं इनकी निकल रही थी। क्यों? इसलिए कि वो पूछ रहा था कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो कह रहे थे 1 प्रॉपर्टी। और शहजाद अकबर साहब ने पूरी तफसील दे दी, 8 प्रॉपर्टीज़ तो सिर्फ पाकिस्तान में। इतना झूठ, जब आप झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ में कॉन्फिडेंस नहीं होता, झूठ जब बोलता है बंदा तो फिर इसी तरह कहता है। हाँ, अलबत्ता मैं मरीम नवाज साहबा की दाद देता हूँ, उन्होंने जो बात कही थी मेरे कानों में गूंज रही है सना बुच्चा के साथ कि अमेरिका तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इस कदर कॉन्फिडेंस से ऐसे उन्होंने पक्का मुंह बना के बात कही थी। मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज़ टू मरीम नवाज भाई, इस तरह से झूठ बोलना कोई इतना आसान काम नहीं। अच्छा जी, अब जिन लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उनके वर्ड से मैच कर रही होती है और वो जो बात कर रहे हैं खुलकर करते हैं, कोई उनकी कोई फाइलें नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उन्होंने कोई 2 नंबरी नहीं की, इसी
जो BBC का जो होस्ट है हार्ड टॉक, इन्होंने भी इसहाक डार से, इन्होंने असद उमर साहब से गुफ्तगू की थी। ज़रा असद उमर साहब के मैं जवाबात आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि फिर जब सच बोलता है तो कैसे बोलता है। ये आपने असद उमर साहब की गुफ्तगू सुनी। मैंने इनके सवाल जो है ना, आखिरी सवाल हमने रहने दिया, बीच में दूसरे काट दिए, लेकिन जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लुक एट द लेवल ऑफ द क्लैरिटी विच असद उमर साहब है। बिकॉज वो जो बात कर रहे हैं वो दिल से बात कर रहे हैं, कोई कहीं पे माल नहीं बनाया हुआ, किसी आका के कहने पे बात नहीं कर रहे। पूछा कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन है, डट के कहा कि इंडिया। इधर तो जबान गुंग हो जाती है, वो आलू गोश्त और कद्दू गोश्त और लकीर है और ये है और वो है। जब आप कंफ्यूज हों तो फिर वही होता है, जब आप झूठे हों तो फिर वही होता है जो इसहाक डार साहब के साथ हुआ। बहरहाल आज की ये जो हमारा प्रोग्राम है अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं डॉक्टर अमजद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, और नाज़रीन जो इन्होंने बातें की हैं एहतियात के हवाले से, प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल फिर आपसे इल्तमास है कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और अगर घर में किसी को थोड़ा सा भी नज़ला ज़ुकाम बुखार है उसको आइसोलेट कर दें। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।